नमस्कार दोस्तों। वेट ग्लोरियस एकेडमी की वेटनरी गायनेकोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने वेटनरी गायनेकोलॉजी से संबंधित विभिन्न तरह की परिभाषाओं के बारे में आपको बताया था। एक बेसिक आपका डेवलप किया था वेटनरी गायनेकोलॉजी का। इस क्लास से अपन सिस्टमिक स्टडी स्टार्ट करेंगे वेटनरी गायनेकोलॉजी की। इसमें मादा प्रजनन तंत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कौन कौन से अंग होते हैं मादा प्रजनन तंत्र के अंदर। तो वेटनरी गायनेकोलॉजी में आज अपन देखते हैं मादा जनन तंत्र, जिसमें मुख्य आएगा प्राथमिक अंग। एक तो प्राथमिक अंग के अंदर आता है इसमें अपना ओवरी या अंडाशय, और सहायक द्वितीयक या सहायक अंग जो है मादा प्रजनन तंत्र के, उसमें आता है अपना अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और वल्वा भग। ये मादा प्रजनन तंत्र के ये अंग हैं जो मादा प्रजनन तंत्र में भाग लेते हैं, जिसमें प्राथमिक अंग जिसका मुख्य कार्य होता है प्राथमिक अंग का अंडाशय। अंडाशय जो ओवरी जो है वो उत्पन्न करता है अंडा, अंडोत्सर्ग करता है, ये अंडा उत्पन्न करता है। अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और भग ये इसके सहायक अंग हैं मादा प्रजनन तंत्र के। ये आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको पूरा। अगर आप देखें ये आप देख सकते हैं मादा प्रजनन तंत्र के ये जो पार्ट है आप देखिए, इसके अंदर ये जो है स्ट्रक्चर जो है ये आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो दो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही हैं ये क्या है? अंडाशय, ओवरी, इनमें अंडा बनता है। फिर ये जो अंडा है यहाँ बनता है, ये इस अंडवाहिनी, ये जो स्ट्रक्चर जो है ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है वो है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी मतलब अंडे को ले जाने वाली अंडवाहिनी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है इसमें, ये स्ट्रक्चर है, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है यहाँ से, ये है सर्विक्स वाला पार्ट, ये है सर्विक्स, सर्विक्स या गर्भाशय की नाल इसको बोलते हैं। और ये जो है बॉडी, ये जो पार्ट है ये है बॉडी, गर्भाशय की मुख्य बॉडी। और ये जो है ये गर्भाशय के हॉर्न, 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 सींग, गर्भाशय के सींग। और ये आप देख रहे हैं ये क्या है? ये ब्लैडर है जिसमें मूत्र का संग्रह होता है। और ये जाके कहाँ खुलता है? जहाँ पर इसका एंड होता है। ये जो पार्ट है ये है आपका योनि वाला पार्ट। ये जो भाग है ये है योनि, ये योनि का भाग है। और ये जो आगे है ये वल्वा का भाग है। जो बाहर से आपको पार्ट दिखाई देता है वो है वल्वा। तो ये आप देख सकते हैं मादा जनन तंत्र जो है, मादा जनन तंत्र के पार्ट्स आपको बताए गए हैं। इसमें ये जो स्ट्रक्चर जो है ये आप देख पा रहे हैं इसमें, ये तो
ये आपके समझ में आया। ये दो जो हैं ओवरी अंडाशय, ये होर्ण, ये मूत्राशय, ये है योनि, ये है सर्विक्ष। अब इन्हीं अंगों के बारे में आज अपन डिटेल से विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपना आता है अंडाशय। अंडाशय या ओवरी, ये दो होती हैं संख्या में। एक बाईं ओवरी होती है और एक दाईं ओवरी होती है। बाईं होती है एक, और एक दाहिनी होती है। बाईं और दाईं, तो दो ओवरी होती हैं किसी भी एनिमल में। एक बाईं ओवरी होती है और एक दाईं ओवरी होती है। इसकी साइज जो होती है वो 3.2 से 4.2 तक सेंटीमीटर तक होती है। चौड़ाई इतनी होती है इसकी। लंबाई और ये इतनी होती चौड़ाई। और ये जो होती है, ये होती है लगभग मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान साइज इतनी होती है इसकी। और इसकी जो शेप होती है गाय के अंदर, इसकी जो शेप होती है वो बादाम की आकृति की होती है। ये बादाम की आकृति। तो दाईं और बाईं दो होती हैं। ये साइज होती है इसकी, ये शेप होती है बादाम की आकृति की। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बादाम की आकृति की होती है ये। अब इसके अंदर, अंडाशय के अंदर दो भाग होते हैं। अंडाशय के अंदर मुख्य एक होता है, अगर इसकी एनाटोमी पर अपन देखें तो इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेडुला। कोर्टेक्स और एक मेडुला। तो जो कोर्टेक्स वाला जो भाग है, इसके अंदर जनन एपिथेलियम, जनन उपकला उत्तक से बनी होती है, एपिथेलियम से बनी होती है। और जनन एपिथेलियम से बनी होती है तो इसमें जर्म सेल बनती हैं, जर्म सेल होती हैं इसमें, जो क्या करती हैं, ऊजिनेसिस करती हैं। ऊजिनेसिस मतलब इससे क्या बनेगा, ऊजिनेसिस से क्या बनेगा, अंडा बनेगा इससे। इसमें विभिन्न तरह की प्रावस्थाएं चलती रहती हैं। अंडा बनने की विभिन्न तरह की प्रावस्थाएं इसके अंदर चलती रहती हैं। अंडा बनने की विभिन्न प्रावस्थाएं जो इसमें चलती रहती हैं। तो oogenesis की जो प्रोसेस है, इससे बनेगा अंडा। अब इसके अंदर ओवरी के अंदर विभिन्न तरह की अवस्थाएं चलती रहती हैं। अंडा बनने की विभिन्न तरह की अवस्थाएं चलती रहती हैं। तो उनका अपन देखते हैं कि कैसी स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देती है ओवरी के अंदर। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये प्राथमिक प्राइमोर्डियल फोलिकल है। इसके अंदर प्राइमोर्डियल फोलिकल, सबसे पहली अवस्था जो होती है वो प्राइमोर्डियल फोलिकल होती है। ये एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ओवरी के अंदर विभिन्न तरह की अवस्थाएं। ये ओवरी है ये पूरी। इसके अंदर ये देखिए, ये जनन उपकला उत्तक है। इस जनन उपकला से विभिन्न तरह के जर्म सेल्स बनती हैं और ये सेल्स जो है ऊसाइट के अंदर डेवलप होती हैं। और जो एक ऊसाइट जो होता है, ये ऊसाइट है। इस ऊसाइट के चारों ओर जो सेल्स होती हैं, ये ग्रेनुलेशन सेल्स होती हैं। ग्रेनुलेशन सेल्स होती हैं ये इसके चारों ओर। फोलिकुलर सेल्स जो होती हैं, फोलिकुलर सेल्स होती हैं ये। तो ये कोई भी, जैसे ये आपका ये ऊसाइट है इसके अंदर। और ये ऊसाइट जो है ये विभिन्न तरह जो कोशिकाओं से घिरा रहता है। फोलिकुलर सेल्स होती हैं इसके चारों ओर।
ये इस तरह से, तो ये है उस साइड, और ये जो है ये फोलिकुलर सेल्स, घनाकार कोशिकाएं, फोलिकुलर सेल्स, फोलिकुलर सेल्स हैं ये इसमें। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अपन प्राथमिक फोलिकल, प्राथमिक पुट्टक, प्राथमिक पुट्टक। फिर ये डेवलप होगा, इसमें और ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा, तो ये जो है ये सेकेंडरी फोलिकल के अंदर चेंज होगा, सेकेंडरी फोलिकल में चेंज होगा, तो इसके चारों ओर जो है ये जो सेल्स हैं ये और ज्यादा ग्रोथ करती हैं। सेल्स जो हैं ये और ज्यादा इसमें ग्रोथ करती हैं, ये 2-3 लेयर जो है ये बन जाती है इसमें, तो ये सेकेंडरी फोलिकल हो जाएगी इसकी, द्वितीयक पुट्टक इसको बोल सकते हैं आप। ये सेल्स हैं ये 2 या 3 लेयर में हो जाती हैं, तो ये हो गई, ये ग्रोथ कर रही है, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो अब ये जो आपका ओवम है, ओवम जो है इसके चारों ओर जो अंदर वाली जो लेयर जो होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है इसके चारों ओर, ये जो लेयर है ये, इसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं ढंग से। ये जो है ये ओवम है, और ये जो है ये थिक लेयर जो है इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा बोलते हैं इसको, जोना पेलुसिडा। और ये जो है फिर सर्कल के अंदर जो आप देख रहे हैं ये आपकी वही फोलिकुलर सेल्स हैं, फोलिकुलर सेल्स, फोलिकुलर सेल्स, घनाकार कोशिकाएं जो हैं, या इनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल बोलते हैं इनको। अब धीरे धीरे जो है ये और प्रोग्रेस करता है, तो ये जो है ये द्वितीयक पुट्टक है, ये इसको बोलते हैं द्वितीयक पुट्टक या सेकेंडरी पुट्टक, द्वितीयक पुट्टक। और फिर अब ये और ज्यादा डेवलप होगा, तो ये बन जाएगा टर्सरी फोलिकल, या उसको टर्सरी फोलिकल को अपन बोलेंगे ग्रेफियन फोलिकल। जो ग्रेफियन फोलिकल की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होती है, इसमें जो है ग्रेफियन फोलिकल के अंदर ये आपका ओवम है, ये जो है जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा, ये जो है जोना पेलुसिडा। फिर इसके चारों ओर जो है वही ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स, इस तरह से ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं, उनकी लेयर्स होती हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होती हैं उनकी लेयर होती है। और ये जो ओवम जो होता है वो थोड़ा सा एक साइड के अंदर आ जाता है, इसके अंदर ओवम जो होता है ये के ओवम जो होता है वो ये है ओवम, इसके चारों ओर भी जो सेल्स होती हैं ये फोलिकुलर सेल्स, इनसे ये घिरा रहता है, ये ओवम है इसका। और ये जो लेयर है जोना पेलुसिडा हो गई इसकी आपकी, और ये इसके चारों ओर फिर दो तरह की और सेल्स जो आती हैं, दो तरह की और सेल्स इसमें बाहर जुड़ती हैं, ये जो है
ये जो बाहर का जो आवरण है इसको बोलते हैं अपन थीका एक्सटर्ना, और ये जो अंदर का जो भाग है इसको बोलते हैं अपन थीका इंटरना। मतलब जो अंदर है उसको बोलते हैं इंटरना और जो बाहर है उसको एक्सटर्ना। और ये जो बीच के अंदर जो स्पेस जो है इसके अंदर, ये जो बीच में इसके अंदर जो स्पेस है इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, इसको बोलते हैं अपन एंट्रम। इसको बोलते हैं एंट्रम। इसको क्या बोलते हैं अपन? एंट्रम बोलते हैं इसको अपन। और ये जो अंदर वाली जो लेयर है ये इसको बोलते हैं अपन, ये जो है ये अपने पास में आ गई जोना पेलुसिडा। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसमें विभिन्न तरह की प्रावस्थाएं चलती रहती हैं। ये देखिए प्राथमिक फोलिकल्स है, प्राइमोर्डियल फोलिकल्स है, इसमें ये ओवम है और ये जो है इसमें फोलिकुलर सेल्स हैं। फिर ये ग्रोथ करती है तो इसमें ये जो देखिए ओवम है, ये जोना पेलुसिडा, ये थिक लेयर जो है अंदर, और ये जो बाहर है वही ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। फिर ये ग्रेफियन फोलिकल, ये है क्या? ग्रेफियन फोलिकल, ग्रेफियन पुट्टक। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। ग्रेफियन फोलिकल है ये ग्रेफियन फोलिकल है। ये ग्रेफियन फोलिकल एक और डिटेल में समझाया आपको। ये प्राइमोर्डियल फोलिकल है, इसके बाद में ये प्राइमरी फोलिकल बना इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं बाहर जो होती हैं उनको बोलते हैं पर ग्रेनुलोसा सेल्स, और ये जो अंदर थिक लेयर जो है वो है जोनो पेलुसिडा की। फिर ये जो है प्राइमरी फोलिकल जो है ये सेकेंडरी फोलिकल के अंदर चेंज हुई है। इसके अंदर ये देखिए आप, ये जो विभिन्न तरह की जो सेल्स इसमें आप देख रहे हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, ये अंदर थिक लेयर जो दिख रही है ये जोना पेलुसिडा। और ये जो है इसके अंदर oocyte है, ये oocyte लास्ट में प्राइमरी oocyte था, ये oocyte प्राइमरी oocyte। अब ये इसके अंदर जो अंडा होता है ये होता है द्वितीयक स्टेज में, सेकेंडरी oocyte। इसमें विभाजन हो जाता है, प्राथमिक oocyte से द्वितीयक oocyte बन जाता है ये देखिए। और ये जो बीच में जो स्पेस रह जाता है इस स्पेस को बोलते हैं अपन एंट्रम। तो ये और ये जिसमें दो लेयर जो बाहर बनती है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। तो ये जो थीका एक्सटर्ना और जो थीका इंटरना जो है ये क्या करती हैं? देखिए थीका एक्सटर्ना जो है और थीका इंटरना, तो ये दो हार्मोन निकालती हैं। अब थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, इससे पहले अपन समझते हैं जब इसके अंदर हीट में आया एनिमल, हीट में आने के बाद में उसमें ओवुलेशन होगा, अंडो उत्सर्ग होगा, तो ये फट जाएगी फोलिकल और ये अंडा जो है ये बाहर निकल जाएगा। अंडा जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो अंडा जो है बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं इसमें ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन मतलब अंडोत्सर्ग होगा इसमें। और अंडोत्सर्ग के बाद में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें से अंडा बाहर निकल गया, तो यहाँ पर एक खड्डा हो जाता है ये। और ये जो स्ट्रक्चर जो थी ग्रेफियन फोलिकल, जिससे अंडा जो है बाहर निकल गया, और ये बाकी की जो सेल्स हैं ये यहीं पर है अभी। ये जो सेल्स हैं ये यहीं पर है, थीका एक्सटर्ना, और ये जो है आपकी थीका एक्सटर्ना, ये इंटरना थी ये, और ये यहाँ से अंडा जो है ये बाहर निकल गया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये जो आपकी स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अपन कार्पस ल्यूटियम। तो अंडोत्सर्ग के बाद में, अंडा उत्सर्जित करने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर जो है ग्रेफियन फोलिकल, ये ग्रेफियन फोलिकल जो है चेंज हो जाती किसमें? कार्पस ल्यूटियम के अंदर।
और जब कार्पस ल्यूटियम अगर गर्भधान हो जाता है, अगर एनिमल में जो इंसेमिनेशन होने के बाद में गर्भ ठहर जाता है तो कार्पस ल्यूटियम लगातार बनी रहती है। और अगर गर्भ नहीं ठहरता तो ये कार्पस ल्यूटियम वापस से रिग्रेस होने लग जाती है, वापस से खत्म होने लग जाती है। और इसके अंदर पहले जगह कार्पस ल्यूटियम जो बन जाती है, तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, अगर गर्भ ठहर जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एनिमल को दोबारा हीट में नहीं आने देता और एनिमल को गर्भ धारण के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाएगा, गर्भाशय में ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा और गर्भाशय की जो कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं गर्भाशय की दीवार में उनको रोकेगा, ताकि जो फीटस है वो अपनी स्थिति पर, जो भ्रूण है वो आराम से आरोपित हो जाए। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गर्भ को बनाए रखता है। गर्भ को बनाए रखने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये जो आपकी है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ये भी हार्मोन जो है रिलीज करती हैं। इसकी जो एक्सटर्ना सेल्स हैं इनसे रिलीज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है इससे, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये जैसे जैसे जब ग्रोथ करती है तो ये जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है थीका एक्सटर्ना जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती जाती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, हीट में लाता है, एनिमल को हीट में लाने का काम करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है मतलब एनिमल हीट में आता है। अब एनिमल हीट में आ गया तो आपने क्या किया, उसको गर्भ इंसेमिनेशन करवा दिया, उसको सांड के पास ले गए, उसकी मेटिंग हो गई। जब मेटिंग हो गई और अंडा और शुक्राणु आपस में मिल गए तो फिर अगर इसमें से अंडा निकलता है, जैसे ही अंडा निकलता है इसमें से, तो ये जो स्ट्रक्चर जो होती है ग्रेफियन फोलिकल ये चेंज हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में, कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर वो गर्भ ठहर जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम ऐसे की ऐसे जो है वो बनी रहती, कार्पस ल्यूटियम एजिटी जैसे की ऐसे बनी रहेगी और ये कार्पस ल्यूटियम लगातार लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती रहेगी ताकि गर्भ ठहर जाता है। और अगर ये कार्पस अगर गर्भ नहीं ठहरता तो ये कार्पस ल्यूटियम वापस खत्म हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खत्म हो जाता है और एनिमल में दोबारा दूसरी साइकिल चलती है और दोबारा दूसरी साइकिल चलती है तो फिर वापस से इसी तरह से प्राइमरी फोलिकल बनेगा, फिर द्वितीयक फोलिकल बनेगा, फिर ग्रेफियन फोलिकल बनेगा। तो ये साइकिल जो है एनिमल के शरीर में लगातार चलता रहता है। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि अंडाशय के क्या काम है, अंडाशय के कार्य अगर आप देखें, आपने इतना पढ़ा अंडाशय के बारे में, तो अंडाशय के कार्य क्या क्या हुए, अंडाशय के कार्य, तो अंडाशय के जो कार्य हैं यहाँ पर आपने देखा पहला जो कार्य है वो अंडाणु बनाना, अंडाणु बनाना। अंडा बनाता है कौन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग करेगा, अंडा बनाना, फिर अंडोत्सर्ग करेगा, अंडा उत्सर्जित करना, और हार्मोन बनाना, हार्मोन बनाता है कौन कौन से देखा आपने, इसके अंदर पार्ट होता है थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, तो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। और फिर इसी के अंदर आपने देखा कार्पस ल्यूटियम थी तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रही थी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रही थी। और यही एक हार्मोन जैसे एनिमल जब ब्याता है तो रिलैक्सिन हार्मोन भी बनाती है ताकि जो फीटस जो है आराम से बाहर निकल जाए। तो ये एक हार्मोन और बनाती है जिसको बोलते हैं अपन रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन का, हार्मोन्स का स्रावण। तो अंडाशय के कार्य रहे अपने ये हार्मोन और अंडा बनाना, ये अंडाशय के कार्य रहे। ठीक है, दोबारा आपको एक बार एक्सप्लेनेशन करते हैं।
ओवरी जो होती है, ओवरी में विभिन्न तरह की फोलिकल्स की साइकिल चलती रहती है। पहली प्राइमरी फोलिकल्स बनती है, फिर सेकेंडरी बनती है, फिर टर्सरी बनती है। टर्सरी को अपन ग्रेफिन फोलिकल करते हैं। और जब हीट पीरियड खत्म होता है तब एनिमल से एक अंडा निकलता है। अंडा निकलने के बाद में ये जो अपनी ग्रेफिन फोलिकल होती है, ग्रेफिन फोलिकल जो है वो किसमें बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। और कार्पस ल्यूटियम जो है वो किसका स्रावण करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, गर्भधारण को उपयुक्त बनाता है। गर्भधारण हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता रहता है और उस गर्भाशय का संकोचन को रोक देता है, दोबारा एनिमल हीट में नहीं आता। और जैसे ये जो थीका एक्सटर्ना जो है ये क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है। ये क्या करता है, एनिमल को हीट में लाता है, हीट में लाता है। तो हीट में लाने वाला हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। और गर्भ धारण कराने वाला, गर्भ ठहरने वाला, गर्भ को ठहराता है, ठहराव। तो ये कौन कराता है गर्भ का ठहराव, गर्भ का ठहराव जो है वो कराता है कौन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये आपको अंडाशय के बारे में बताया। अब अंडाशय के बाद में अपना दूसरा जो भाग आता है, अंडाशय के बाद में दूसरा जो भाग आता है वो आता है अपना अंड वाहिनी। अंड वाहिनी या इसको बोलते हैं फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। ये क्या काम करती है, ये कौन सी होती है, जैसे ये जो थी आपकी, ये जो है स्ट्रक्चर जो है आपकी ओवरी, ये स्ट्रक्चर जो थी आपकी ये थी ओवरी, ये ओवरी है। अब इस ओवरी से अंडा निकलता है, इस अंडे को पकड़ता है और इस अंडे को पकड़ करके ये अंडवाहिनी जो है ये कहाँ लेकर के आएगी, गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर लेकर के आएगी। ये जो है ये ये एक सामान्य आपको डायग्राम दिखाया मादा जनन तंत्र का, जिसके अंदर ये जो थी ये अंडाशय था, ओवरी थी। इस अंडाशय को जो अंडा रिलीज होता है इसको, ये जो इसमें ये आप देख पा रहे हैं आप इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये है अंडवाहिनी। अंड वाहिनी, वाहिनी मतलब ले जाने वाली, तो अंडे को ले जाने वाली। तो ये अंडवाहिनी है और इस अंडवाहिनी के भाग जो होते हैं, एक तो होता है इस अंडवाहिनी का जो भाग होता है वो होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ये इनफल्टीबुलम जो होता है, ये आप देख रहे हैं इनफल्टीबुलम जो बिल्कुल कीप की आकृति का होता है, कीप की तरह का होता है, कीप की आकृति का होता है, कीप की आकृति का, कीप जो होता है तेल डालने वाला, कीप की आकृति का, कीप नुमा होता है। और इसमें क्या होते हैं, ये अंगुली की तरह के प्रवर्त होते हैं, ये अंगुली की तरह की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अंगुली की तरह के प्रवर्त होते हैं इसमें। अंगुली नुमा प्रवर्त या फिम्बरी, अंगुली नुमा, अंगुली नुमा प्रवर्त निकले रहते हैं इससे। तो ये इससे डायरेक्ट ओवरी से अटैच नहीं रहता, जैसे अंडा निकलता है तो ये उसको कैच कर लेता है। तो अंडे को ये कैच करने वाला भाग है ये है इनफंडिबुलम, कीप की आकृति का होता है, अंगुलीनुमा इसमें परवर्त होते हैं। दूसरा जो इसका भाग होता है वो होता है एम्पुला, एम्पुला। ये एम्पुला, ये जो भाग है ये
दूसरा वाला भाग जो भाग है ये इनफंडिबुलम से आगे, इसको बोलते हैं अपन एम्पुला। एम्पुला जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एम्पुला। तो जो निषेचन होता है एनिमल्स के अंदर, जो निषेचन होता है वो इस एम्पुला वाले भाग में ही होता है। निषेचन मतलब नर और मादा युग्मकों का जो मिलन होगा वो इसी भाग में होगा। निषेचन इसी स्थान पर होता है। कहां पर? एम्पुला में। एम्पुला वाला ये जो भाग है इसी में निषेचन होता है। एम्पुला के बाद में जो तीसरा भाग है वो है इस्थमस। इस्थमस मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। तो वो इसको किससे जोड़ता है? ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय है ये पार्ट क्या है? पूरा का पूरा गर्भाशय का। और ये जो एम्पुला था, ये जो था ये क्या था? ये तो था क्या? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ये जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं। और ये जो भाग है यहां से यहां तक का, ये क्या है? एम्पुला। और ये जो भाग है यहां से यहां तक का जो गर्भाशय के होर्ण को अंडवाहिनी से जोड़ता है, गर्भाशय के होर्ण को अंडवाहिनी से जोड़ता है, ये है इस्थमस। इस्थमस। तो ये अंडवाहिनी, दो अंडवाहिनी हो गई, एक दाएं तरह की हो गई और एक बाईं तरह की अंडवाहिनी। दो तरह की अंडवाहिनी हो गई, दाईं तरफ की और बाईं तरफ की। अंडवाहिनी के बाद क्या क्या होता है? इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम की स्ट्रक्चर कैसी? केप की आकृति की। इसमें अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं जो क्या करते हैं? इस ओवरी से जो अंडा बाहर निकलता है उसको कैच कर लेते हैं। और इसको कैच करने के बाद में फिर ये अंडवाहिनी के थ्रू कहां पर आ जाता है? गर्भाशय के अंदर। एम्पुला वाला भाग दूसरा जो होता है एम्पुला, इस भाग में क्या होता है? निषेचन होता है, इसमें निषेचन। और तीसरा इस्थमस वाला भाग है, ये इस्थमस का पार्ट है छोटा सा जो अंडवाहिनी को गर्भाशय के सींग से या होर्ण से जोड़ता है। तो ये है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बाद में अपना तीसरा जो आता है स्ट्रक्चर इसमें, वो आती है गर्भाशय। अब गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय जो होता है इसके तीन भाग होते हैं मुख्य। एक तो हॉर्न, एक होता है बॉडी, गर्भाशय की बॉडी, और एक जो होता है सर्विक्स। सर्विक्स। ये तीन मुख्य भाग होते हैं गर्भाशय के, हॉर्न, बॉडी और सर्विक्स। तो पिछले डायग्राम में आपने देखा था, ये देखिए ये जो पार्ट है ये है हॉर्न, और ये जो पार्ट है ये है बॉडी। मुख्य जो बॉडी होती है गर्भाशय की वो है। और ये जो भाग जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर इसके आंतरिक संरचना आप देख रहे हैं बिल्कुल वलित है, फोल्ड बने हुए जिसके अंदर बहुत ज्यादा, बिल्कुल की तरह की स्ट्रक्चर होती है। आप रेक्टम में हाथ डाल के आप इसको फील करते हो, बिल्कुल रस्सी की तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। ये फोल्ड जिसके अंदर मिलते हैं अंदर बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं अपन सर्विक्स। तो ये गर्भाशय के पार्ट है तीन, हॉर्न, बॉडी और सर्विक्स। हॉर्न वाला पार्ट जो होता है नॉन ग्रेविड के अंदर, नॉन ग्रेविड, नॉन ग्रेविड का मतलब क्या है? कि जब एनिमल ज्ञापन नहीं है तो उस स्थिति के अंदर ये 30 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। और जो बॉडी होती है ये गाय के अंदर होती है 4 से 5 सेंटीमीटर केवल। और जो सर्विक्स होती है ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। सर्विक्स जो होती है वो 8 सेंटीमीटर लंबी होती है। और सर्विक्स जो होती है ये कैसी होती है? फोल्डेड, वलन मिलते हैं इसके अंदर, फोल्ड्स मिलते हैं इसके अंदर।
और ये कैसी बिल्कुल हार्ड आपको फील होती है रेक्टम से अगर आप हार्ड डालते हैं तो, और इसकी आंतरिक सतह पर काफी वलन मिलते हैं। और इसका जो सर्विक्स की दो ओपनिंग होती हैं, आपने देखा कि ये सर्विक्स थी, इसके अंदर ये फोल्ड बने हुए हैं, ये फोल्ड बने हुए हैं सर्विक्स के अंदर, और ये सर्विक्स बाहर कहाँ पर खुलती है, वेजाइना के अंदर खुलती है ये सर्विक्स। तो ये जो बाहर जहां पर खुलती है वेजाइना के अंदर, तो वहां पर एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होती है, सर्विक्स का ही भाग होता है, जिसको बोलते हैं अपन क्या, फोरनिक्स। फोरनिक्स बोलते हैं इसको अपन। तो दो इसके मुंह हो गए, एक तो ये बाहरी मुंह और ये हो गया अंदर वाला मुंह। तो ये अंदर वाला मुंह और ये बाहर वाला मुंह। तो ये बाहर वाला जो मुंह होता है इसका, वेजाने की तरफ वाला, वहां पर स्ट्रक्चर का जो पाउच नुमा स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन क्या, फोरनिक्स। तो ये फोरनिक्स वाला पार्ट हो गया अपना। तो ये आपकी गर्भाशय की एक संरचना बताइए। तो गर्भाशय का काम क्या रहेगा, गर्भाशय का काम, गर्भाशय का कार्य क्या रहेगा, क्या काम करेगा गर्भाशय, तो गर्भाशय क्या करेगा, एक तो गर्भ धारण करेगा। निषेचन तो होता है कहां पर, एम्पुला में, और उसके बाद में गर्भाशय के अंदर आ जाएगा एम्ब्रियो और वहां पर आरोपित हो जाएगा 4-5 दिन बाद में, यहाँ पर आ जाता है गर्भाशय के अंदर। तो गर्भ धारण का काम करता है ये। दूसरा काम जो करता है ये गर्भाशय जो होता है, ये इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा भी बनता है इसी के अंदर, प्लेसेंटा। और ये फीटस को पोषण प्रदान करता है, फीटस को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। अब ये जो गर्भाशय जो होता है इसमें जो मुख्य जो इसकी ये क्या होता है कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मांसपेशी युक्त संरचना होती है ये एक मांसपेशी युक्त संरचना होती है। मांसपेशी, मांसपेशियों से बना हुआ होता है ये, मांसपेशियों से बना हुआ, जिसमें 3 तरह की मुख्य मांसपेशियां होती है। एक तो लॉन्गिट्यूड, इसके अंदर इसकी 3 लेयर होती है, इसमें 3 लेयर होती है, इसमें 3 स्तर होते हैं इसमें। एक जो बाहरी स्तर होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। फिर जो मध्य का स्तर होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो अंदर ही अंदर का जो होता है स्तर उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरिटोनियम बाहर का, मध्य का मायोमेट्रियम, और अंदर का जो होता है उसको बोलते हैं अपन एंडोमेट्रियम। 3 स्तर होते हैं। अब ये जो मायोमेट्रियम जो स्तर होता है इसका, ये जो मायोमेट्रियम जो स्तर होता है इसके अंदर 3 तरह की मांसपेशियां मिलती हैं इसके अंदर। मायोमेट्रियम जो में 3 तरह की मांसपेशियां मिलते हैं, लंबवत पेशियां, फिर सर्कुलर, लंबवत या रेखीय, फिर होता है सर्कुलर, सर्कुलर, और फिर वापस से लंबवत। 3 तरह की पेशियां मिलती है इसके स्ट्रक्चर में, मायोमेट्रियम के में, लंबवत, सर्कुलर, फिर और लंबवत। तो ये गर्भाशय जो होता है इसकी मध्य स्तर, बाहरी स्तर, ये तो जो होता है ये बाहरी होता है, ये मध्य का होता है, और ये आंतरिक होता है। आंतरिक जो होता है वो एंडोमेट्रियम, बीच का मायोमेट्रियम, और बाहर वाला पेरिटोनियम। तो कार्य हो गया गर्भधारण का, फीटस को पोषण प्रदान करना। और स्ट्रक्चर कैसी हो गई, 3 पार्ट हो गए इसके। एक तो क्या हुआ, सर्विक्स, एक हॉर्न और एक बॉडी। गाय के अंदर बॉडी छोटी होती है और हॉर्न जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, और इसमें 3 लेयर इसकी मिलती हैं। अब इसके बाद में अपन देखेंगे गर्भाशय के बाद में अपने पास में जो पार्ट आता है
वो आता है गर्भाशय के बाद में पार्ट आता है योनि। ये अपन अभी स्टडी कर रहे हैं गाय का जो मादा जनन तंत्र है। कुछ अपने घोड़ी का भी देखेंगे, कुतिया का भी देखेंगे, तो क्या डिफरेंस रहता है, मुख्य मुख्य स्ट्रक्चर तो यही रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, उसको अपन चैप्टर के लास्ट के अंदर अपन देखेंगे। तो अपना लास्ट जो पार्ट आता है वो आता है योनि। तो योनि जो है ये गाय के अंदर लगभग 20 सेंटीमीटर, गाय में 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। गाय में जो है योनि 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये घोड़े में थोड़ी छोटी होती है, गाय में जो है वो 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। और योनि जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करती है, कोपुलेशन का, कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन का काम करती है। मतलब मैथुनी जो सेक्स क्रिया जो होती है, मेटिंग, मेटिंग के अंदर जो पेनिस जो आता है मेल का, वो इसकी योनि के अंदर जाता है। तो ये काम करती है, मुख्य काम किसका करती है, कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन का कार्य करती है। मतलब मेटिंग के अंदर जो मेल का पेनिस आएगा वो यहीं पर आएगा, इसके अंदर ही मैथुनी क्रिया जो होती है गाय के अंदर वो योनि से ही होती है। तो योनि मुख्य कोपुलेटरी ऑर्गन का काम करती है। इसके अलावा ये जो है योनि जो है ये जब डिलीवरी होती है, फीटस जब बाहर निकलता है तो बर्थ कैनाल का कार्य भी करती है। बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल का कार्य भी करती है। योनि जो है एक म्यूकस टाइप श्रावण भी करती है, जो जब मेटिंग होती है उस टाइम जो है जो रगड़क लगती है, घर्षण जो लगता है उसको कम करता है। योनि म्यूकस पदार्थ का श्रावण करती है। जो मैथुनी क्रिया को आसान बनाता है। तो ये जो है ये योनि के कार्य हुए। योनि वल्वा को किससे, सर्विक्स से जोड़ती है, तो बीच का जो अंग है वो योनि है। मुख्य मैथुनी अंग का कार्य करती है, बर्थ कैनाल का कार्य करती है और म्यूकस प्रकार का श्रावण करती है। जो मैथुनी क्रिया के दौरान जो रगड़ लगती है उससे कोई चोट नहीं हो फीमेल को, तो उससे बचाव होता है, इससे म्यूकस श्रावण से। तो ये है योनि। और इसके बाद में जो आपका लास्ट पार्ट आता है वो आता है वल्वा या भग। भग या वल्वा, ये आपको बाहर से दिखाई देने वाला जो पार्ट है, बाहर से दिखाई देने वाला मादा जनन तंत्र का भाग जो बाहर से दिखाई देता है, इसमें क्या होता है, एक तो वल्वर लिप्स होते हैं, लिप्स होते हैं जो बाहर से आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें क्लाइटोरियस होता है, क्लाइटोरियस होता है। इसके अलावा एक होता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। अब वल्वा लिप्स जो है ये आपको बाहर से दिखाई देते हैं इस तरह से, ये एनएस है और ये अंदर जो है वैचारा, तो ये जो है ये टेल है, तो ये जो है बाहर से दिखाई देते हैं, ये वल्वर लिप्स होते हैं। और इसका जो कमीसर होता है, मतलब जो वेंट्रल कमीसर होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर जो है
क्लाइटोरियस होता है। ये क्या है? क्लाइटोरियस। क्लाइटोरियस वेंट्रल साइड के अंदर होता है, वेंट्रल कमीशर के ऊपर, वल्वा के वेंट्रल कमीशर के ऊपर क्लाइटोरियस होता है। अब इस क्लाइटोरियस जो होता है, इसके बारे में छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे। ये मादा में, ये नर का जो पेनिस होता है उसका एक अवशेषीय अंग होता है मादा के अंदर। जिस तरह से पेनिस जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसी तरह मादा के अंदर क्लाइटोरियस बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है, और इसके कारण से इसको टच होने से बहुत ज्यादा सेक्स इच्छा होती है। तो क्लाइटोरियस जो होता है वो मादा का, नर के पेनिस समान, पेनिस के समान संरचना, या इसको बोलते हैं रूडिमेंट्री पेनिस, मतलब अवशेषी, अवशेषी पेनिस बोल सकते हैं आप इसको मादा में। अवशेषी पेनिस या लिंग मादा में, मादा में नर के पेनिस के समान संरचना, अवशेषी पेनिस बोल सकते हैं आप इसको, क्लाइटोरियस को। और ये जो वेस्टिब्यूल जो पहला पार्ट है, वहां पर वेस्टिब्यूल वाले पार्ट के ऊपर जो फीमेल का मूत्राशय खुलता है वेस्टिब्यूल वाले पार्ट पर, तो ये वल्वा, ये इसका लास्ट बाहरी पार्ट है, तो ये आपका वल्वा वाला पार्ट हुआ। अब अपन इसमें कंपैरिजन करते हैं कि ये सारा आपको पढ़ाया गया है किसका? गाय का। अब गाय का, इसके साथ में अपने को घोड़ी का पढ़ना पड़ता है, सुअर का पढ़ना पड़ता है, कुतिया का पढ़ना पड़ता है, और मुर्गी का। तो इनमें क्या कंपैरिजन अपन करते हैं? इसके अंदर कंपैरिजन अपन देखते हैं इनका स्पेशल पॉइंट। अब अपन देखते हैं कि क्या डिफरेंस रहता है घोड़ी के अंदर, गाय के अंदर, कुतिया के अंदर, सुअर के अंदर और पोल्ट्री के अंदर। तो जो अंडाशय अपन ने देखा था, सबसे पहले देखा था अपन ने अंडाशय। तो जो अंडाशय जो है, ये गाय में जो होता है, ये बादाम की आकृति का था, बादाम की आकृति का गाय के अंदर। और ये जो घोड़ी होती है, इसके अंदर होता है किडनी समान या बीन की आकृति का, बीन मतलब किडनी, किडनी शेप्ड, इस तरह से होता है, किडनी शेप्ड होता है ये, बिल्कुल किडनी शेप होता है ये। किडनी किस तरह से होती है? इस तरह से होती है ये किडनी, इस तरह से। तो इसमें ये अंडा उत्सर्ग होने के बाद में खांच बन जाती है, तो ओवुलेशन फोसा बोलते हैं उसको, ओवुलेशन फोसा। तो ये हुआ घोड़ी के अंदर। तो घोड़ी में कैसा बना? किडनी शेप्ड बना घोड़ी के अंदर। और जो पोल्ट्री, कुतिया जो होती है, कुतिया जो होती है, कुतिया के अंदर जो है, कुतिया जो होती है उसमें भी ये जो है, ये अंडाकार होता है लगभग। और दूसरी चीज, खास चीज होती है कुतिया के अंदर, ये जो ओवरी जो होती है वो एक वर्षा के अंदर रहती है। अंडाशय जो है ओवरियन वर्षा के अंदर, ओवेरियन वर्षा में, ओवेरियन वर्षा में होती है। ये ओवरी जो होती है ओवेरियन वर्षा के अंदर छिपी हुई होती है, गाय में, घोड़ी में, कुतिया में। और ये देखिए आप, सुअर के अंदर, सुअरी के अंदर, फीमेल पिग के अंदर जो होती है, उसके अंदर अंगूर के गुच्छे के समान होती है, अंगूर के गुच्छे के समान। और जो मुर्गी होती है उसमें भी ये जो होती है वो अंगूर के गुच्छे के समान।
तो ये ओवरी के बारे में आपने देखा कि विभिन्न स्पीसीज के अंदर जो ओवरी है वो किस तरह की होती है। इनमें अंगूर के गुच्छे के समान, मतलब इस तरह से होती है, ये इस तरह से गुच्छे के समान होती है सुअरी में और मुर्गी के अंदर, और गाय घोड़ी कुतिया में इस तरह की होती है। अब जो है आप ये देखेंगे कि जो गर्भाशय है उसकी आकृति किस तरह की होती है। गर्भाशय की आकृति जो होती है वो अलग अलग स्पीशीज में कुछ अलग अलग तरह की होती है गर्भाशय की आकृति। तो घोड़ी के अंदर जो है वो किस तरह की टी आकार की होती है, टी आकार की होती है। टी आकार की किस सदृश में होती है कि जो हॉर्न जो होते हैं इसमें, हॉर्न छोटे एवं बॉडी जो होती है गर्भाशय की मुख्य बॉडी बड़ी होती है, बड़ी साइज की होती है। और जो कुतिया जो होती है, कुतिया के अंदर जो है गर्भाशय की आकृति वी समान, वी की आकृति की होती है, वी के आकार की होती है, वी सदृश होती है। वी सदृश मतलब इसमें क्या होगा, ये जो क्या है हॉर्न है, हॉर्न काफी लंबे और जो बॉडी होती है वो काफी छोटी होती है, बॉडी बहुत छोटी होती है। तो कुतिया के अंदर बॉडी बहुत छोटी होती है, वी आकार का होता है कुतिया के अंदर जो गर्भाशय होता है, मतलब इस तरह से होता है गर्भाशय, कुतिया का जो गर्भाशय होता है ये देखिए आप, इसका जो गर्भाशय होता है ये बिल्कुल छोटा, ये बॉडी जो है बिल्कुल छोटी होती है, ये इसके हॉर्न होते हैं। तो ये हॉर्न काफी लंबे, ये बॉडी इतनी छोटी, और ये फिर जो है सर्विक्स होकर के ये जो है ये इसकी वेजाइना वाला पार्ट आ जाता है। ये कुतिया के अंदर है वी आकृति का, घोड़ी में टी आकृति का होता है। और मुर्गी के अंदर अगर अपन देखेंगे, मुर्गी के अंदर अगर आप देखोगे, मुर्गी के अंदर जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है बिल्कुल। ये जो है ये क्या है, ओवरी है, ये है ओवरी। अब इस ओवरी से ये है इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम आपको बताया था बिल्कुल झालर टाइप में अंगुली के प्रवर्धनुमा स्ट्रक्चर होती है जो अंडे को ग्रहण करती है, इनफंडीबुलम। फिर इनफंडीबुलम के बाद में आएगा जो पार्ट आता है, ये आता है मैग्नम। और फिर ये जो पार्ट आएगा इसको बोलते हैं इस्थमस। और फिर ये जो पार्ट आएगा मैग्नम, इस्थमस, फिर जो पार्ट आएगा उसको बोलते हैं यूट्रस। और उसके बाद में जो पार्ट आता है यूट्रस, और ये जो पार्ट आ जाएगा ये जो है ये योनि वेजाइना। और इसके बाद में ये बाहर निकलता है, यहाँ पर 3 ओपनिंग होती है मुर्गी के अंदर। ये जो पार्ट है ये है क्लोएका, क्लोएका। थोड़ा सा छोटा बना दें ताकि आपको ढंग से दिख जाएगा। ये जो है यूट्रस, ये वेजाइना, और ये जो है क्लोएका। क्लोएका जो होती है ये जो हुई ये है वेजाइना, और ये जो है क्लोएका। और इसमें क्लोएका के अंदर 3 ओपनिंग होती है, एक तो मूत्रजनन तंत्र की, डाइजेस्टिव तंत्र की और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तीनों की ओपनिंग होती है इसके अंदर क्लोएका के अंदर।
तो ये मुर्गी का जनन तंत्र पूरा का पूरा है, मैग्नम, इस्थमस, यूट्रस और ये मुर्गी के अंदर जो पूरी लंबाई जो होती है लगभग 75 से 80 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये क्या है? ये है ओविडक्ट। ओविडक्ट पूरा स्ट्रक्चर आ गया इसका मुर्गी का। ये मुर्गी का पूरा स्ट्रक्चर आ गया, यूट्रस, ये जो है मादा, ये जो पूरा का पूरा जो है जनन तंत्र मुर्गी का ये आ गया। पूरी लंबाई 75 से 80 सेंटीमीटर लंबाई जो होती है ये पूरा। तो ये आपका क्या हुआ? मुर्गी जो है ये आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद में जैसे आप देखते हैं पिग का, सुअरी का अगर आप देखोगे तो जो सुअरी जो है, पिग जो है, उसका जो होता है सुअरी, इसका जो होता है वो बिल्कुल झालर नुमा होता है, ऐसे जिग जैग नुमा। इसके हॉर्न जो होते हैं, हॉर्न जो होते हैं इसके झालर नुमा या जिग जैग आकृति के होते हैं, जिग जैग शेप में होते हैं इसके, मतलब इस तरह से होते हैं। हॉर्न जो होता है इसमें, ये ओवरी होती है इसकी, और ये जो है बॉडी होती है। ये सुअर का होता है। और ये जो गर्भाशय जो होता है ये एक लिगामेंट से अटैच रहता है, आपको पहली स्ट्रक्चर में। तो ये तो आपने कंपैरिजन स्टडी की पिग की, पोल्ट्री की, कुतिया की और उसकी। तो अब एक बार दोबारा आपको समझाते हैं। ये आप देखिए, इसमें जो गर्भाशय जो है, गर्भाशय, ये जो गर्भाशय होता है ये एक लिगामेंट से जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं अपन ब्रॉड लिगामेंट। तो गर्भाशय को जोड़े रखता है, वो अपनी जगह पर स्थिर बनाए रखता है। वो लिगामेंट कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय को उसकी स्थिति पर